आप देख रहे हैं RSC क्लासेज और मैं हूं आपके साथ राम सर। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं नाउन्स का। पिछले वीडियो में जैसे मैंने नाउन को इंट्रोड्यूस कराया था आप लोगों को बढ़ाऊंगा, और उसी क्रम में आज हम नाउन के रिलेशंस देखेंगे, नाउन के फंक्शंस देखेंगे। देखिए, अभी तक आप लोग एक प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ते आते हैं, वो हम अलग से चैप्टर पढ़ते हैं प्रीपोजिशन का, लेकिन क्या रियल में ग्रामर से क्या लेना देना है, क्या संबंध है उसका और नाउन के साथ उसका क्या रिलेशन है, वो मैं आज यहाँ क्लियर करूँगा। चैप्टर नाउन का होगा, लेकिन नाउन में हम नाउन की पोजीशन के हिसाब से ये चीज़ भी देखेंगे कि वाकई क्या प्रीपोजिशन नाउन से अलग है चैप्टर या नाउन का ही एक पार्ट है। ठीक है ना। तो आज मैं आपको ग्रामर की उस बारीकी से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो अमूमन आपकी बुक्स में बहुत कम मिलती है, कुछ ही बुक्स में मिलती है। तो चलिए आइए देखते हैं RSC क्लासेज। लेकिन इससे पहले आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक लाइक तो बनता है भाई आज के वीडियो का। चलिए देखते हैं। यानी हम बात कर रहे थे नाउन की, और नाउन को हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों के साथ, और बताया था कि नाउन जो है नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम होगा जी आपका प्रीपोजिशन। क्या होगा जी? प्रीपोजिशन। क्लियर है सब? तो यहाँ नाउन और प्रीपोजिशन ये बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके इंग्लिश के लिए। तो यहाँ हम नाउन के जानते हैं। सबसे पहले देखिए नाउन के फंक्शंस क्या होंगे, थोड़ा सा सेंटेंस में ये देख लेते हैं। नाउन के फंक्शंस को जानने के लिए हमें जाना होगा कहाँ? नाउन के यूज़ में। सेंटेंस में नाउन का यूज कहाँ कहाँ होगा, क्योंकि भी नाउन का एरर हम तभी तो डिटेक्ट करेंगे जब हमको ये पता होगा कि इसका फंक्शन क्या है, यहाँ सिंगुलर आना है या प्लूरल आना है। चलिए हम बताते हैं। अगर नाउन के फंक्शंस की मैं बात करूँ तो प्लीज़ मेरे साथ आप नोट डाउन कर डालिए अभी तुरंत। फर्स्ट फंक्शन है आपका सब्जेक्ट टू द वर्ब। एक एक करके पढ़ाऊँगा, चाहे वीडियो लंबा हो या 2 वीडियो करने पड़े। सब्जेक्ट टू द वर्ब, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए अगर ग्रामर को सही तरीके से पकड़ना है आप लोगों को तो। ठीक है। सब्जेक्ट टू द वर्ब की मैं बात कर लूँ, यानी नाउन जो आता है सब्जेक्ट में किसी क्रिया का कर्ता बन के आता है। जैसा कि हम सेंटेंस में लिखते हैं ना, जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं जी? सब्जेक्ट लिखते हैं जी, फिर क्या लिखते हैं जी? वर्ब लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं जी? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है साहब। तो जब कोई भी सब्जेक्ट अपने वर्ब से रिलेट करेगा, यानी सिंपल सी बात है, जब यहाँ आपका जो नाउन होगा वो नाउन क्या होगा जी? वो हु प्लस वर्ब का आंसर देगा। क्या आंसर देगा? हु प्लस वर्ब का आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ। देखिए माने लिखा श्री राइट्स अ लेटर। अब यहाँ देखिए श्री राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस आप चेक कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ क्या वर्ब को पकड़ा, और वर्ब में मैंने क्या लगाया? हु लगाया। मैंने पूछा जी हु राइट्स, तो आपको आंसर क्या मिलेगा जी? आंसर मिलेगा जी हमें श्री। तो श्री इज ए नाउन एंड इट इज द सब्जेक्ट टू द वर्ब। समझ में आया जी? बात को समझे अच्छी तरह। अगर कोई भी नाउन आपके हु के आंसर में आ रहा है तो वो क्या होगा? वो उस सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट होगा, और ये जो वर्ब है ये वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है साहब। और यही आपके ग्रामर में एक टॉपिक बन जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी सेगमेंट में लूँगा आगे ये टॉपिक, क्योंकि मैं यहाँ दूसरी चीज़ पढ़ा रहा हूँ। मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि इंग्लिश का हर टॉपिक एक दूसरे से किस तरह से रिलेट है, और हमें एक टॉपिक को समझने के लिए दूसरा टॉपिक कैसे पढ़ना है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके में? सब्जेक्ट टू द वर्ब क्या है? आंसर ऑफ हु, यानी जो हु के आंसर में आएगा वो सब्जेक्ट होगा। वो वर्ड हो सकता है नाउन होगा, या कोई भी इक्विवेलेंट नाउन होगा, या कोई प्रोनाउन होगा। यानी 3 वर्ड मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। या तो कोई नाउन होगा, या कोई प्रोनाउन होगा, या कोई इक्विवेलेंट नाउन होगा, यानी नाउन के समान।
हो सकता है जेरंड हो सकता है इन्फिनिटिव हो सकता है आपका कोई नाउन फ्रेज हो। ये चीज़ आगे चलेंगे हम तब समझेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। समझ में आ गया जी? अगर मैं आपसे पूछूं किसी सेंटेंस में कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा तो क्या आप बताएंगे? बिल्कुल। चलिए मैं लिखता हूं एक सेंटेंस। देयर लिव्ड अ फार्मर, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस प्लीज। क्या जी? बिल्कुल, आपको वर्ब को पकड़ना है और वर्ब को पकड़ के क्या बोलना है जी? इसके साथ हु लगाना है। और हमने पूछा हु लिव्ड, तो हमें आंसर में क्या मिला जी? हमें आंसर में मिला अ फार्मर। तो अ फार्मर क्या हुआ जी? इस लिव्ड के लिए सब्जेक्ट होगा। वेरी गुड, समझ में आया? क्लियर हुआ? करेक्ट। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहां नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम सेकंड फंक्शन क्या होगा जी? सेकंड फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। चलिए साहब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट टू द वर्ब? वेरी गुड। देखिए मैं बता देता हूं आपको क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। दूसरा, ये किसका आंसर देगा? ऑब्जेक्ट टू द वर्ब जानने के लिए हमें आंसर चाहिए या तो व्हाट का या हमें आंसर चाहिए whom का, यानी व्हाट या whom का आंसर देगा। अगर हम वर्ब में व्हाट या whom लगाएंगे, व्हाट या whom के आंसर में जो आएगा वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मोहन प्लेज क्रिकेट, रवि बीट्स हिज ब्रदर। मोहन गिव मी अ पेन। चलिए सी है, पूछे व्हाट प्लेस, व्हाट प्लेस। आपका आंसर क्या है जी? क्या खेलता है? आंसर में आया क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने पूछा हुम बीट्स, किसको पीटा जाता है भाई? आंसर में क्या आया जी? हिज ब्रदर। क्या आया सर? हिज ब्रदर। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट टू द वर्ब बीट्स। क्लियर है सब? अभी मैंने कहा व्हाट गिव, आंसर में मिला जी ये पेन। समझ में आया साहब? अब यहां मैंने लिखा हु गिव, हुम गिव, आंसर में मिला जी मी। तो क्या इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है? हाँ जी, इनको हम डबल ऑब्जेक्ट कहेंगे। वैसे ग्रामेटिकली अगर हम जाएंगे तो ग्रामेटिकली इनके अलग अलग केसेस हैं। यानी देखिए, आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ क्लियर किए दे रहा हूँ और ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से समझ में आ गया हो तो मैं मिटा देता हूँ एक बार। देखिए आप हमेशा, मैं यहाँ दो बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ व्हाट और हुम, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है साहब। देखिए यहाँ मैंने लिखा व्हाट प्लस वर्ब। जब व्हाट प्लस वर्ब का आपको आंसर मिलता है तो आप समझिए वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट होता है। और जब हम हुम प्लस व्हाट की बात करें, हुम प्लस व्हाट, हुम प्लस वर्ब, यानी वर्ब में हुम लगाने से जो हमें आंसर मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा जी? वो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा?
वो ऑब्जेक्ट डेटिव केस का होगा जी, डेटिव केस। ठीक है साहब। अब यहाँ ध्यान रखना, ये दोनों आंसर एक साथ आते हैं। अगर कोई वर्ब एक साथ दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे रही है, आंसर ऑफ व्हाट दे रही है और आंसर ऑफ हुम दे रही है, तो आप वहां देखिए एक डेटिव केस होता है और एक जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी केस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहां बता देता हूं इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। हमेशा जी व्हाट और हुम का जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पहले डेटिव केस आएगा जी, पहले डेटिव केस आएगा और उसके बाद में जो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ना तो हम वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन, यानी वर्ब और डेटिव केस के बीच में अगर वर्ब और डेटिव केस एक साथ आ रहे हैं तो यहाँ नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। अगर कहीं प्रीपोजिशन यूज हो रहा है तो आप फटाक से पकड़िएगा उस सेंटेंस में, वहाँ एरर बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धर्मेंद्र गिव टू हिम सम मनी। अभी ये सेंटेंस हम ले लें, हमारे पास पार्ट ए बना, पार्ट बी बना और पार्ट सी, और यहाँ आपसे एक पूछेगा, पार्ट डी भी देगा, नो एरर। तो अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, बोला सही सा लग रहा है भाई, धर्मेंद्र ने हिम टू हिम उसको दिया सम मनी, कुछ पैसा दिया। लेकिन अभी हम यहाँ एक चीज़ देखें, मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि व्हाट और हुम, यहाँ दोनों का आंसर मेरे पास आ रहा है। चलिए देखिए, यहाँ मुझे व्हाट का आंसर मिल रहा है जी, व्हाट गिव, सॉरी ये गेव कर लीजिएगा यहाँ, व्हाट गिव मैंने पूछा तो मेरे पास आंसर आया सम मनी। हुम गिव मैंने पूछा तो आंसर आया जी टू हिम। अभी मैंने क्या बताया है, जब यहाँ मैं आंसर ऑफ हुम की बात करूँगा, ये पहले आ रहा है वो क्या आ रहा हो, आंसर ऑफ हुम आ रहा हो, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आंसर ऑफ व्हाट, ये आ रहा हो। जब ये सिचुएशन रहेगी तो मैंने क्या बताया है कि वर्ब के और इसके बीच में जो प्रीपोजिशन का यूज होगा वो गलत होगा। तो बी पार्ट में हमारे एरर बनता है, क्या होगा, धर्मेंद्र गिव हिम सम मनी, द सेंटेंस इज करेक्ट। समझ में आया जी। अभी चलिए इसके एक दूसरा रूप भी देखते हैं। ये एग्जाम्पल मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके लिखना चाहो तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल। यहाँ हम देख रहे हैं अभी, तो चलिए हम इसके दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपके में जी, यहाँ इसका एक स्ट्रक्चर और बनता है, वो क्या बनता है जी, आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस यहाँ हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे और इसके बाद में हम यहाँ डेटिव केस लगाएंगे, लास्ट में ले जाएंगे डेटिव केस को। ठीक है सर। और यहाँ पर प्रीपोजिशन आना है, ठीक है ना, और यहाँ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो टू या फॉर यूज होगा हर हालत में। यानी कहने का मतलब है, जब हम आंसर ऑफ व्हाट पहले ले आएंगे, आंसर ऑफ व्हाट पहले ले आएंगे, और जब हम आंसर ऑफ हुम बाद में ले जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में ये टू या फॉर जो प्रीपोजिशन आएगा ये आएगा, है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, राधा answered the question
टू हिज टीचर। अब ये लें, अभी अगर हम यहाँ से टू हटा देंगे तो सेंटेंस में मिसिंग एरर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, व्हाट आंसर्ड ऑफ व्हाट, द क्वेश्चन, एंड आंसर टू हुम, हिज टीचर। तो आपको याद रखना है क्या चीज़, आंसर ऑफ हुम और आंसर ऑफ व्हाट, और उसी के अकॉर्डिंग दोनों स्ट्रक्चर्स आपको ये ध्यान रखना है। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि यहाँ प्रीपोजिशन टू और फॉर का यूज होता है। यहाँ मैं बता दूँ, टू का जो यूज होता है जब को आपका ऑब्जेक्टिव केस सीधा डेटिव केस को जुड़ जाता है तो आप टू लगाएंगे, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव केस जो है डेटिव केस का पर्पस है या रीज़न है तो हम फॉर लगाएंगे, ठीक है सर। एक एग्जाम्पल फॉर के लिए भी देख ले। I purchased a shirt dash my brother। अब यहाँ आपको बताइए, यहाँ आप टू लगाएंगे या फोर। I purchased a shirt टू माई ब्रदर। अब देखिए, मैंने शर्ट को परचेज किया है, उसको दिया तो नहीं, उससे जुड़ा तो नहीं, यानी आपका जो आंसर ऑफ व्हाट है आंसर ऑफ होम से जुड़ा नहीं ना, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ फोर लगाना है जी। आई परचेज्ड ए शर्ट फॉर माई ब्रदर। क्लियर सर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सर। अभी आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले फंक्शंस डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए RAC क्लासेस। आपको अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।